हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के रसायन विज्ञान के प्रथम या कहें तो पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। हम इस चैप्टर की बात करते हैं। हम इस चैप्टर में रासायनिक अपक्रिया और समीकरण से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा परिवर्तन, चेंज। देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण या उससे पहले किसी भी रासायनिक क्रिया को समझने के लिए हमें चेंज को समझना पड़ेगा। परिवर्तन क्या होता है? अगर हम किसी पदार्थ का रूप किसी एक में से किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं परिवर्तन। कोई भी पदार्थ है जो क्या करेगा, एक समय के बाद बदल जाएगा, वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है? परिवर्तन। परिवर्तन की अगर बात करता है तो परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में फिजिकल चेंज, और ये कहलाता है केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इस चीज़ को साधारण शब्दों में समझ लीजिए। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, ये क्या होगा? अगर देखिए, कोई भी परिवर्तन हो जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। या इसी चीज़ को ऐसे याद रखिए कि अगर ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रथम पदार्थ से द्वितीय पदार्थ और दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। या इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण, और उसी दूसरे पदार्थ से ही हम पहले पदार्थ का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम जल का। जल की बात करते हैं तो जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर घटाएं तो ये चला जाएगा ठोस अवस्था में, जिसको हम बर्फ के नाम से भी जानते हैं। किसमें चला जाएगा? बर्फ में। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये बर्फ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी पदार्थ, अगर किसी भी पदार्थ में अगर आपका भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो पहले पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, और दूसरे से पुनः पहला पदार्थ क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करेगा तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे कह दो, ऐसा परिवर्तन जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। या ऐसा परिवर्तन जिससे पहले पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ का निर्माण हम कभी भी नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं दूध से दही, मिल्क से कर्ड। दूध से दही की बात करते हैं। देखिए, अगर कभी भी दूध जो है वो दही में चेंज हो जाए, दूध क्या करे? दही में चेंज हो जाए, तो दही को दोबारा कभी हम दूध नहीं बना सकते, ठीक है। दोनों परिवर्तन में कुछ खास नहीं है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे बता देंगे, ऐसा परिवर्तन जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण और दूसरे से प्रथम पदार्थ का हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन की बात करेगा तो ऐसा परिवर्तन जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पहले पदार्थ से दूसरा पदार्थ तो बन सकता है, लेकिन दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ बनना संभव नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए ये परिवर्तन हो गया हमारा। अब इस चीज में याद रखिएगा कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये जब दूध से दही बनता है, ये इसी चेंज को हम कहते हैं अपक्रिया। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अपक्रिया। यहां पे दूध से दही में परिवर्तन होने के लिए इसके बीच में क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, उसी चीज का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अपक्रिया के अंतर्गत करते हैं, या उसी चीज को हम क्या कहते हैं? अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। डायरेक्टली ऐसे करके याद कर लो, रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में? हम बात करते हैं हम रासायनिक अपक्रिया की। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? तो देखिए इसको हम कैसे बताएंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थ से क्या होता है? पूर्णतः भिन्न होता है। वो चीज हमारा कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी हम डिफिनेशन को देखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है H2 + O2, और ये मिला के बना रहा है आपका H2O। देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये आपका गैस अवस्था में होता है, ये भी आपका गैस अवस्था में होता है, लेकिन ये जो आता है आपका किसमें होता है? लिक्विड में। तो यहाँ पे याद रखिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नया पदार्थ होता है वो प्रकृति में अपने मूल पदार्थ से भिन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तथा नया पदार्थ अपने मूल पदार्थ से भिन्न होता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। सॉरी, अपक्रिया कहते हैं। समीकरण नहीं, अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल आपके सामने है। अब देखो अगर यहीं पे बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के भाग। पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया होती है इसके दो भाग होते हैं। रासायनिक अपक्रिया कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया की बात कर लें, कितने भाग हो गए? दो। एक भाग जो होता है वो आपका अभिकारक कहलाता है, और जो दूसरा भाग होता है वो उत्पाद कहलाता है। अभिकारक को ही अभिकर्मक भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट। और यहां पे आपका आता है दूसरा उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। याद रखिएगा, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए H2 और O2 रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए जो H2 और O2 है वो आपका अभिकारक कहलाएगा। और रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है वो चीज हमारा कहलाता है उत्पाद। जैसे यहाँ पर H2 और O2 मिलाने के बाद हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो ये जल जो है वो हमारा किसका काम करेगा? उत्पाद का काम करेगा। बात समझ में आई? चलिए देख लेता हूं। जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें
अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इतनी बात समझ में? चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो अभिकारक उत्पाद को इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जो कि है हमारा Mg प्लस O2 और मिला के हमारा बन गया यहाँ पे MgO। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो ये है, ये पार्ट, ये हमारा कहलाएगा अभिकारक या रिएजेंट, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट या उत्पाद। याद रखिए, ये आपका अभिकारक कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। अब याद रखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी बता सकते हैं, पहचानने की मैं बात कर रहा हूं। एरो के लेफ्ट साइड जो चीज होती है, हमेशा एरो के लेफ्ट साइड, वो हमारी कहलाती है अभिकारक, और एरो के जो राइट साइड होगा वो हमारा कहलाता है उत्पाद। याद रखिएगा, एरो के लेफ्ट साइड का क्या कहलाएगा? अभिकारक, और एरो के राइट साइड का जो कहलाता होता है वो कहलाता है आपका उत्पाद। इतनी बात क्लियर हो गई? इतना समझना है। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की। केमिकल इक्वेशन, बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। चलिए, अब यहां पे ये क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों, उत्पादों को उनके संक्षिप्त रूप में या उनके सूत्रों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्पाद को उनके सूत्रों, उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, समझने के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमने ये वाला पढ़ा था, H2 प्लस O2 प्लस H2O, हम लिखते हैं उसको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहां पे आपका बन रहा है क्या? जल। ध्यान से देखिएगा, ये आपका रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इस चीज को इसके प्रतीक के रूप में लिखो। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां बनेगा H2O। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उनके उत्पाद को संक्षिप्त रूप में, उत्पाद के सूत्रों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं। अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीकों एवं संकेतों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक
समीकरण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। चलिए एक उदाहरण की बात करते हैं। पहले हम उसको शब्दों में लिखते हैं, फिर उसी को प्रतीक के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पे दूसरा कोई लेते हैं, हम अब क्रिया करवा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये बदल जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट में। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपका शब्दों में लिखा हुआ एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी को इसके प्रतीक, सूत्र और संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करता है तो इसका सूत्र है CaO+। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है CO2। और जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जो यहां पर लिखा गया ये है, ये कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। ये चीज आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए।